Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am VK Sharma and you are watching my channel समर्पण VK। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। Today I'm gonna start the digestive system। तो बहुत सारे तंत्र शरीर में होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो यह भोजन को पचाने में मदद करता है। अगर हम पाचन बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है पचना, यानी कि कोई भी चीज़ जो भी हम खाते हैं, जैसे रोटी है, सब्जी है, दाल है, इडली है, डोसा है, समोसा है, कुछ भी जो भी हम खाते हैं वो सारे चीज़ जो हैं वो क्या होते हैं, वो शरीर में जाके पचते हैं। तो ये काम कैसे करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर हमने बना रखा है ऑलरेडी, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होती है, तो सबसे पहले तो आप भोजन करेंगे। भोजन करेंगे तो कहाँ से करेंगे? मुख से करेंगे, यानी मुंह से करेंगे। मुंह के द्वारा करेंगे तो मुंह के अंदर क्या क्या होता है अब आप समझेंगे। हमारे भोजन में मुख्यतः तीन चीज़ें पाई जाती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है और वसा भी पाया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर। तो ये जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे पचता है, वसा कैसे पचता है और प्रोटीन कैसे पचता है। अगर ये हमने तीनों पढ़ लिया तो हम पाचन समझ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बस पहले कौन पचेगा और कहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुख गुहा। मुख गुहा से जैसे ही हम भोजन लेना प्रारंभ करते हैं तो ये तीनों में से कोई हम एक भोजन ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर वसा। तो हम जो भी लेंगे, कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, प्रोटीन भी ले सकते हैं और वसा भी ले सकते हैं। तीनों अगर हमने मुंह के द्वारा लिया, अब क्या होगा कि मुंह में जैसे ही जाएगा वह मुंह में जैसे ही जाएगा तो मुंह के अंदर क्या होता है? मुंह के अंदर दांत होता है, उसके बाद जीभ होता है। तो दांत का काम होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाना भोजन का, और जीभ का काम होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। तो आप ये भी बात समझ जाइए कि उसके अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे लार ग्रंथि कहा जाता है। ये जो लार ग्रंथि होती है उससे लार निकलती है, और जो लार निकलता है वो कौन सा लार होता है? वो लाइपेज होता है। और ये लाइपेज क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ता है, और मुंह में जो है भोजन का पाचन हो जाता है। तो अब समझ गए होंगे कि मुख गुहा से भोजन जैसे ही जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों मुख गुहा से स्टार्ट होता है जाना। जैसे ये जाता है अंदर तो क्या होता है? मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में क्या होता है? जीभ होती है। जीभ जीभ के ऊपर नीचे और अगल बगल, ऊपर नीचे और अगल बगल ये दोनों तरफ, तीनों तरफ, यानी कि तीन जोड़े क्या होती है? लार ग्रंथियां पाई जाती है। और ये लार ग्रंथियों में क्या होता है? तो इस लार ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होता है, यानी एंजाइम उससे निकलता है। एंजाइम क्या होता है? तो पचाने वाले रस को एंजाइम कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। तो अब आपको समझना है कि भोजन का पाचन शुरू जो होता है, स्टार्टिंग जो होता है वो मुंह से होता है। मुंह से, मुंह में क्या पाई जाती है? तो लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियों में क्या, लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। और ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो कैसे करता है? तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मुंह में जो है दांत होते हैं, जीभ होते हैं। जीभ के ऊपर, नीचे और अगल बगल जो है तीन जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती है। आप देखे होंगे कि कभी कभी आपको इमली इमली नाम सुन के 2 4 5 बार जब इमली बोलेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगी। वो जो पानी होता है वो क्या होता है? वो लार होता है, और वो जो लार होता है उसका नाम क्या होता है? लाइपेज होता है। तो ल से लार, ल से लाइपेज। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुंह में लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि से जो है सो एंजाइम निकलता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम यानी पाचक रस है। तो इससे कौन सा एंजाइम निकलता है? तो लाइपेज निकलता है। तो लाइपेज का क्या कार्य है? तो स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ता है। तो अब बोलेंगे स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च भी ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, यानी ये जो है कम्प्लेक्स यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च कहा जाता है। और जटिल कार्बोहाइड्रेट को लाइपेज जो है सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, ताकि आगे चल के उसे और भी छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सके। तो यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है, आपको समझना है। यहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता है। मुख गुहा में
किसका पाचन होता है। क्वेश्चन आएगा, सवाल आता है कि एग्जाम में सवाल आएगा कि अगर पूछता है ऐसा कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, तो वहाँ पे आपको लिखना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। भोजन जो करते हैं उसमें अंततः हम या तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या वसा लेते हैं, या प्रोटीन लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का तो पाचन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो मुख गुहा से होते हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं, मुख गुहा से होते हुए यहाँ पर ग्रसनी में आएगा। ये आपका लार ग्रंथि आप देख सकते हैं। अब ग्रसनी में आएगा। ग्रसनी क्या होता है, ये फूड पाइप होता है, यानी कि ग्रसनी, ग्रास नली, उसके नीचे देखिएगा ग्रास नली है, यानी कि भोजन जो यहाँ से नीचे उतरता है तो इस वाले पार्ट को ग्रसनी कहते हैं। और नीचे जो एक पाइप लगा होता है भोजन का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पाइप है इसको ग्रास नली या फूड पाइप बोला जाता है। तो इस फूड पाइप में क्या होता है कि एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, इससे भोजन नीचे मुख गुहा से ग्रास नली के अंदर जाती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जाती है। डायरेक्ट सीधा तो जाएगा नहीं, अगर कोई खाली जगह है तो हम ऐसे तो गिरा दिया तो वो नीचे चला जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये एक पाइप है जो कि टाइट रहती है, और भोजन हम बड़ा छोटा बहुत सारा कर लेते हैं, सभी प्रकार के भोजन कर लेते हैं। तो इसको पहुंचाने के लिए अंदर देखिए यहाँ पर अमाशय में पहुंचाने के लिए, अमाशय यानी कि पेट, इसको पेट कहते हैं या फिर उदर कहते हैं। तो आप अमाशय में पहुंचाने के लिए क्या होता है कि एक यहाँ पे प्रक्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रमाकुंचन कहते हैं। याद रखना आपको, क्रमाकुंचन यानी कर्माकुंचन। कर्माकुंचन क्या होता है, तो एक बार ऐसे फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर गतिविधि, क्रिया विधि होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, भोजन नीचे की ओर जाता है। कर्माकुंचन विधि में क्या होता है, तो एक बार शिथिलन होता है और एक बार संकुचन होता है। संकुचन यानी सिकुड़ना और शिथिलन यानी फैलना। तो ये संकुचन और शिथिलन होता है। तो संकुचन और शिथिलन जब होता है तो खाना जो है, भोजन जो है हमारे फूड पाइप के जरिए नीचे की ओर चला जाता है। अब आप समझ गए होंगे ग्रास नली से अमाशय तक भोजन कैसे पहुंचता है, यानी कि ये जो है क्रमाकुंचन विधि के द्वारा पहुंचता है। तो अब आगे समझेंगे कि आगे जाएगा कहाँ, तो अमाशय में जाएगा। अमाशय यानी पेट में, पेट के बाद कहाँ जाएगा, तो छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि छोटी आंत में होता है। तो हमने सीख लिया है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, मुंह में होता है, और यह लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। अब चलेंगे, भोजन हमारा चला आया है ग्रास नली में, तो ग्रास नली में हमने बताया किस तरह से आया, क्रमाकुंचन विधि के द्वारा आया। अब नीचे जो आएगा अमाशय के अंदर आएगा। अमाशय के अंदर जो है एक ग्रंथि पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में उसे जठर ग्रंथि कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमाशय क्रमाकुंचन विधि के द्वारा क्या हुआ कि फूड पाइप से यानी ग्रास नली से भोजन नीचे की ओर आया, अमाशय में आया। अब अमाशय में क्या पाया जाता है, अमाशय का अर्थ पेट होता है या फिर उदर भी कहते हैं उर्दू में से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जठर ग्रंथि होता है पेट के अंदर। इस जठर ग्रंथि से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, 3 चीज स्रावित होते हैं। तो ये क्या कौन कौन से है, पहला HCl है। HCl यानी अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है माध्यम को अम्लीय बनाना, माध्यम को अम्लीय बनाना तथा पहला कार्य। दूसरा कार्य है इसका, दूसरा कार्य है पेप्सिन को कार्य कराना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि HCl जो जठर ग्रंथि में HCl पाई जाती है, यानी कि वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने अम्ल पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लगा हुआ है। तो ये जो HCl है, अम्ल जो है, ये क्या करता है, अमाशय यानी पेट के, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाशय, ये जो है इसके जो माध्यम है, यानी कि यहाँ का जो ये माध्यम है, जगह है, उसको क्या करता है, अम्लीय कर देता है। जिसके कारण क्या होता है, ये पेप्सिन जो है, पेप्सिन कार्य करना चालू करता है। अगर माध्यम अम्लीय नहीं होगा तो पेप्सिन कार्य करना स्टार्ट नहीं करेगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और श्लेष्मा क्या करता है, तो श्लेष्मा से जो है, ये जो अमाशय की दीवार है, भित्ति जो है, उसकी रक्षा करता है। तो अब देख सकते हैं कि
अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि होती है और ये जठर ग्रंथि का कार्य क्या होता है, जठर ग्रंथि से 3 चीज़ें स्रावित होती है, एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा जो है पेप्सिन स्रावित होती है और तीसरा जो है श्लेष्मा स्रावित होती है, जिसे म्यूकस भी कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हैं HCl का कार्य है माध्यम को अम्लीय बना देना तथा पेप्सिन को इनेबल करना। अगर माध्यम अम्लीय नहीं होगा तो पेप्सिन इनेबल नहीं हो सकेगा और प्रोटीन का पाचन भी नहीं होगा। तो प्रोटीन का पाचन का कार्य पेप्सिन का है, लेकिन यहाँ पे माध्यम जब तक अम्लीय नहीं बनेगा यानी HCl जब तक नहीं होगा पेप्सिन इनेबल होगा ही नहीं, एक्टिव होगा ही नहीं और वो कार्य नहीं कर सकेगा। लेकिन एक और बात हम जानते हैं कि अम्ल से HCl से हमारे उदर को, पेट को जो है हानियाँ हैं, तो समस्याएं हैं, इसलिए उसकी भित्ति को बचाए रखने के लिए यहाँ पर श्लेष्मा का भी निर्माण होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अंदर क्या क्या कार्य हो रहा है। तो ये 3 चीज़ है, तीनों चीज़ों का क्या क्या कार्य है। एक का कार्य है HCl से एक को फायदा है, दूसरे को घाटा है, यानी कि अमाशय की दीवार को अम्ल से हानि है, तो जिसके कारण श्लेष्मा का निर्माण हो रहा है। लेकिन पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए यहाँ पर HCl का कार्य माध्यम का अम्लीय होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दोनों का कार्य आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है। आपने देखा कि मुख में क्या होता था, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था और अमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ है। अमाशय तक तो आप समझ चुके हैं। अब अमाशय के बाद आएंगे छोटी आंत में। छोटी आंत को हम क्षुद्रांत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो छोटी आंत जो होता है उससे 3 रस स्रावित होता है, यानी कि छोटी आंत से 3 तरह के रस निकलते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला पित्त रस। पित्त रस का कार्य क्या है, माध्यम को क्षारीय बनाना, यानी वहाँ से अम्लीय होके आ रहा था। जब चला था अमाशय से तो अम्लीय माध्यम था और अम्लीय माध्यम अम्लीय था, लेकिन यहाँ जब आया, पित्त के पास आया, तो ये क्षारीय माध्यम को क्षारीय बना देता है और क्या करता है, वसा को तोड़ देता है। फिर अग्नाशय रस का काम क्या है, 2 एंजाइम को स्रावित करना। अग्नाशय रस का काम है लाइपेज और ट्रिप्सिन का स्रावित करना। लाइपेज और ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं और ये दोनों एंजाइम का काम है प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना तथा लाइपेज का काम है वसा का पाचन करना। तो आप ऊपर में आपने पढ़ा था पेप्सिन से ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। और आपने ऊपर ये भी पढ़ा था पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। तो पेप्सिन से भी प्रोटीन का पाचन होता है और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिप्सिन से भी प्रोटीन का पाचन होता है। तो एग्जाम में सवाल आता है प्रोटीन का पाचन किससे होता है, कौन से एंजाइम से होता है, तो पेप्सिन से या फिर ट्रिप्सिन से। कार्बोहाइड्रेट और वसा कब पूछा जाए तो आप बता देंगे लाइपेज से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसका पाचन हो गया है, ऊपर से जो अधपचा भोजन था, वो प्रोटीन जो था अधपचा, वो यहाँ आके अग्नाशय रस से पाचन हो रहा है और वसा का भी पाचन हो रहा है। और अंत में क्या होता है, आंत्र रस से क्या होता है, आंत्र रस अंतिम में क्या होता है, भोजन को पचाता है। तो कैसे पचाता है अंत में भोजन अंत में कैसे पचाता है, तो उसको हम देखते हैं। तो अब देख सकते हैं आंत्र रस का क्या कार्य है। आंत्र रस जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। अंत में क्या होता है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। प्रोटीन को जो है अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, अंत में अमीनो एसिड में तोड़ देता है, अमीनो अम्ल में तोड़ देता है तथा वसा को ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और यहाँ पे क्या होता है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो आपको पूछता है कि अंत में जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है, तो आपको आंसर करना है यह जो है ग्लूकोज में टूट जाता है। तो कौन तोड़ता है, तो आंत्र रस के द्वारा टूटता है। फिर पूछता है कि प्रोटीन अंत में पचने के बाद किस में बदल जाता है, तो वह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। फिर आपसे सवाल आएगा कि वसा अंत में पचने के बाद किस में बदलता है, तो वो टूटकर ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन भोजन का हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, अवशोषण होता है। तो अवशोषण तो हमें जानना नहीं है, हमें सिर्फ पाचन जानना है। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। पहले मुख गुहा से शुरू होता है, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनली, ग्रासनली के बाद
अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद गुदा के द्वारा बाहर उत्सर्जन हो जाता है। हमारे जो कुछ जो पचे अनपचे भोजन होते हैं उसका निकास गुदा द्वार के द्वारा हो जाता है। तो आप समझ गए ना कि कैसे भोजन का पाचन होता है। तो इससे सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, तो मुख में होता है। पूछेगा वसा का पाचन कहाँ होता है, तो वसा का पाचन जो होता है हमारे ये छोटे आंत में होता है या क्षुद्रांत में होता है। अगर पूछता है प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। फिगर से आप देख लिए हैं कि कैसे कौन सा कार्य करता है। आपको सचित्र वर्णन करना होता है एग्जाम में सचित्र वर्णन करने के लिए आप 3 4 5 बार फिगर पे प्रैक्टिस करें। फिर मुख से शुरू करें, जैसे जैसे हमने बताया है। मुख में कौन सा क्या कार्य होता है, मुख में जीभ होता है, दांत होता है, दांत छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को बांटता है। जीभ का कार्य होता है भोजन को लार से मिक्स कराना। तो लार जो ग्रंथियाँ होती है जिसमें लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट को का पाचन करना है। फिर वहाँ से ग्रास नली, ग्रास नली से फिर ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से गुदाद्वार होते हुए वो भोजन बाहर निकल जाती है। तो अब आप समझ गए कि कैसे कौन सा कार्य करता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप you like this videos।